आवाज आ रही है। ओके, कुछ अपने बारे में पैनलिस्ट को बताएं। सर मैं अलीगढ़ जनपद का निवासी हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अलीगढ़ जनपद से ही की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है, और ये मैंने मथुरा डिस्ट्रिक्ट से किया है। और अभी मैं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जॉब प्रेफरेंसेस में आपकी क्या रही है? सबसे प्रायोरिटी आपने किसको दी है अधिक? सर मैंने सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर, फिर सेकंड पर सर मैंने असिस्टेंट नगर आयुक्त, और थर्ड पर सर मैंने डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर को करा है। तो पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहते आप? सर मैं शारीरिक अक्षम हूँ अभी, मतलब मेरी हाइट नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है अभी खास करके पुलिस प्रशासन को लेकर अभी बड़ा न्यूज में रहा है, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा है। आपके हिसाब से पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या सही काम कर पा रही है? सर मुझे जहाँ तक लगता है उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में कानून व्यवस्था काफी सुधरी है। अपराधों पर काफी रोक लगी है, और उसमें गिरावट भी देखी गई है। जो बाल अपराध हैं और जो छिड़खानी के जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 4 सालों में कम हुए हैं। जो अभी क्राइम ब्यूरो का जो डाटा आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो पुलिस जहाँ तक है अभी ठीक कार्य कर रही है, लेकिन कहीं कहीं एक दो ऐसे केस सामने आए हैं जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस व्यवस्था में थोड़ी बहुत खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुका है, अभी भी कानपुर मुठभेड़ से संबंधित मामले में जो एनकाउंटर आदि हुए थे उसमें कुछ आक्षेप लगाए थे। तो यह जांच का मामला है, और इस पर अभी जांच कमेटी बिठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को उसमें कमेटी में सम्मिलित किया है, और उसके संबंध में जांच चल रही है। यदि उसमें कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा मामला पाया जाएगा जो अनियमित है, तो उस पर जरूर कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट बना रही है, इसको दिल्ली से जी सर। कनेक्टिविटी दी जाएगी, जी सर। तो इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसको लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या आई है? सर यह जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, यह दिल्ली पर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है अधिक यात्रियों का, इसके संबंध में दिल्ली के पास में ही एक अल्टरनेट बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने जेवर में यमुना एक्सप्रेस वे के पास ही एक जमीन को आइडेंटिफाई कर लिया है। वहां पर सर जो कुछ मुद्दे अभी चर्चा में थे, उनमें से एक प्रमुख मुद्दा था किसानों से जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनको उसके एवज में कितना पैसा मिलेगा, या उसके बदले में कोई नौकरी मिलेगी, या जो एयरपोर्ट बनेगा वहां पर उन्हें कुछ प्राथमिकता में रखा जाएगा या नहीं। तो इन सब मुद्दों पर गवर्नमेंट ने इस पर यह लिया है कि किसानों को एक उचित मूल्य किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बदले उनको वहां पर जो लोकल रोजगार पैदा होंगे उसमें भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कभी राम जन्मभूमि को लेकर, कभी अयोध्या में दिए जलाए जाने को लेकर, कभी कुंभ के आयोजन को लेकर, आपको नहीं लगता है कि यह हमारी जो सेक्युलर छवि है उसके लिए ये सब चुनौतियां हैं? क्या मत रखते हैं इसके बारे में? सरकार का ये जो कार्य है, ये कहीं धर्मनिरपेक्षता की जो छवि हमारी है उसको ये बाधित कर रहा है? क्या विचार है आप? सर जी सर। सर संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता अर्थात तंत्र निरपेक्षता को सम्मिलित किया है। यह जो हमारी संविधान की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, यह पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिमी देशों में क्या है कि सर इसमें धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा गया है, मतलब वह इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकता। जबकि भारत में इसमें थोड़ी अलग मान्यता है कि वह धर्म से सामान्यतः अलग रहेगा राज्य, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह उसको सपोर्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन सपोर्ट इस सेंस में होना चाहिए, वह किसी एक धर्म विशेष के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, उसमें वह और धर्म को भी साथ कर चलना होगा, मतलब सभी धर्मों को इक्वल प्रायोरिटी धर्म मिलेगी। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो शब्द यहाँ पे है, दोनों में अंतर क्या है? सर स्पष्टता हमारे बताइए। सर पंथ मतलब संप्रदाय विशेष, किसी संप्रदाय विशेष से हमें निरपेक्ष रहना है, और धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म से निरपेक्ष रहना है। और हमारे देश में पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को माना है, जिसमें हम सामान्यतः धर्म से दूरी बनाकर रहेंगे, लेकिन
कहीं कहीं जैसे हम मानसरोवर यात्रा में सपोर्ट करते हैं यात्रियों को, इसके अलावा हम हज पर भी सपोर्ट करते हैं। अभी हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला था। इन सब मुद्दों पर हम विभिन्न धर्मों को साथ कर भी चलते हैं। ये हमारी पंथनिरपेक्ष की मूल धारणा है। अच्छा, अभी बेंगलोर में सांप्रदायिक हिंसा कह ले या भीड़ के द्वारा किया गया प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक बार फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाता है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का जितना सकारात्मक यूज हमारे देश में होना चाहिए था, उससे ज्यादा कहीं एक नेगेटिव यूज बढ़ा है? हाँ सर, आधुनिकता में एक यह बात आती है कि जो चीज कुछ नया इनोवेशन या कुछ नई चीज सामने आती है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। इसकी नकारात्मकता यह है कि ये कभी कभी संदेशों को इस गलत भ्रामक तरीके से फैलाती है कि वह लोगों में आपसी विश्वास में कमी लाती है। और इसके पॉजिटिव, इसी के संदर्भ में पॉजिटिव चीजें भी हैं कि लोगों को सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है, लोगों को सूचनाएं प्रदान करती है। विभिन्न चुनाव आदि में भी इनका काफी पॉजिटिव यूज देखा गया है। तो इसकी सर आपका गृह नकारात्मक, जनपद, जो आपका गृह जनपद है, वह भी कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस को लेकर हमेशा आए दिन न्यूज में बना रहता है। तो इस प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या कारण है? सर मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है, या मैंने अलीगढ़ में देखा भी है, मेरे सामने 2006 में दंगा हुआ था। वह एक कब्रिस्तान के जमीन को लेकर मुद्दा हुआ था। सिर्फ एक वहां पर एक यह मुद्दा था, कब्रिस्तान में उस सबको कैसे इस जमीन पर गाड़ा जाए या न गाड़ा जाए। तो यह एक सामान्य सा भूमि का मुद्दा था जो सांप्रदायिक रूप से फैल गया, मतलब सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। तो मुझे सर यह लगता है कि इन दंगों के पीछे जो बैकग्राउंड है वो मेनली आपसी विश्वास की कमी का आता है। लोग एक दूसरे के बारे में भ्रामक सूचनाओं को ग्रहित करे हुए हैं और उनके बारे में गलत धारणाओं को मानते हैं। यदि आपसी भाईचारे को बनाए रखा जाए और एक दूसरे में समाज में ऐसी जागरूकता या विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसी पहले की जाए जिसमें सभी धर्म एक साथ आए, तो इन सब कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा, उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए अभी क्या क्या कुछ नई योजनाओं को चला रही है, नए आकर्षक कानून, जैसे कि एफडीआई बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े? वहाँ सर मेनली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3-4 इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चला रखी है, जिसमें एक एक जिले से विशेष एक उत्पाद को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही सर डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोनों चलाए जा रहे हैं, जिसमें डिफेंस में यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ ही सर अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था रक्षा क्षेत्र में भी और एक उद्योग के क्षेत्र में, पूंजीगत उद्योगों के क्षेत्र में भी, लखनऊ में हुआ था 2019 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था। तो इस संबंध में सर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार इस पर भी जोर दे रही है कि यूपी में बुनियादी सुविधाएं बढ़े, जैसे कि परिवहन, संचार के साधन, बिजली की आपूर्ति, पानी, सिंचाई की सुविधा, पानी की उपलब्धता, इन सबको बढ़ाकर वह इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। एक और सर इसमें एस्पेक्ट है जो कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना, मतलब कुशल श्रमिकों को बढ़ावा देना। अखिल, अब अगला सवाल जो है वो आपसे हमारे नितिन सर, ओवर टू यू सर प्लीज। ओके, थैंक यू सर। अखिल जी, गुड इवनिंग सर। कि अभी हाल फिलहाल में यूएई और इजराइल के बीच कोई समझौता हुआ है, क्या समझौता हुआ है ये बताएंगे कुछ? जी सर, अभी सर यह समझौता कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस पर आगे बढ़ा है ये समझौता, मतलब समझौता भी होगा भविष्य में। इसमें अभी एक दूसरे में सहमति बनी है। यह सहमति यह बनी है कि इजराइल वेस्ट बैंक में जो अतिक्रमण कर रहा है या फिर जो कार्य करता था, वो जाके वहां पर अपनी कॉलोनियां स्थापित कर रहा है, वो स्थापित करना बंद करेगा। और इसके एवज में यूएई से संबंध बढ़ाने की दिशा में यूएई इजराइल में अपने दूतावास खोलेगा और इजराइल यूएई में अपने दूतावास खोलेगा। अमेरिका के सहयोग से यह समझौता संपन्न होने जा रहा है। मुझे हुआ नहीं है, आपका ये मानना है? जी सर, बिल्कुल अभी नहीं हुआ है, एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। अच्छा, इसको किस नाम से जाना जाएगा? जी सर, इस समझौते जी सर, किस नाम से? अब्राहम अकॉर्ड। ओके। अच्छा, ये जो इजराइल ने कहा है कि वो आगे बस्तियां नहीं बसाएगा वेस्ट बैंक में,
ठीक है, और पुरानी बस्तियां जो ऑलरेडी बसाई जा चुकी है जी जी उसके बारे में क्या? सर, अभी जो मैंने अभी तक इसमें पढ़ा है, इसमें यह कहा गया है कि उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है कि उन बस्तियों का क्या होगा जिन पर इजराइल पहले से मतलब उस क्षेत्र में जाके बस्तियां बना चुका है। अभी समझौता सिर्फ इतना हुआ है कि वह आगे और डेवलप नहीं करेगा। मेरे मेरा जहां तक मानना है, मत है इसमें, और जो मैंने अपनी पढ़ के मुझे पता लगा है उसमें यह लग रहा है मुझे कि इस क्षेत्र को अभी जैसा है वैसा बने रहना दिया जाएगा। इसमें अभी ऐसा नहीं किया जाएगा कि इजराइल को वापस भेजा जाए। इसके संबंध में अभी धीरे धीरे इन चीजों पर क्लियरिटी वहाँ आई। के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि तीसरी बार बने हैं, ठीक है, और जो ब्लू एंड व्हाइट जी जी पार्टी है उसके सहयोग से बने हैं, जो कि उनके खिलाफ रही थी, और जी जी उसका जनन ही कह सकते हैं उस पार्टी का नेतन्याहू के नीतियों के खिलाफ था। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि जो इजराइल में जो है बस्तियां बसाई जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही बात? जी जी सर। ये उनका स्टेटेड स्टैंड है। अब उसके ठीक विपरीत जा रहे हैं, तो जी जी क्या आपको नहीं लगता है कि इजराइल के इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई लेना देना है इस चीज से, इस पूरे अकॉर्ड से? जी सर, इसमें थोड़ा सा मुझे अभी कल ही नेतान्याहू का बयान आया था, वहाँ मतलब नेतान्याहू का नहीं, उनकी गवर्नमेंट में एक मंत्री का बयान आया था कि हमने अब ये समझौता टाला है, इसको ऐसा नहीं है कि हमने रोक दिया है। तो उनकी अभी इंटरनल पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी यही है कि हम इस समझौते को अभी बस कुछ समय के लिए टाल रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो सर, यह जो इंटरनल राजनीति है, ये बात जरूर है कि पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय मुद्दे इंपॉर्टेंट करते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में। तो सर, यह भविष्य में ही तय होगा कि आगे इजराइल का क्या इस पर। अच्छा, नागालैंड काफी चर्चा में इन दिनों, क्यों चर्चा में? सर, मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं है, सॉरी सर। आपने ब्रूज ट्राइब के बारे में सुना है क्या? सर, किसके बारे में, सॉरी सर? ब्रूज ट्राइब, BRUS ट्राइब, जनजातियों के बारे में, ब्रू जनजातियों के बारे में। नहीं सर, सॉरी सर, मैंने नहीं। ओके, अच्छा ये बताएं कि जो कोरोना संकट से निपटने के लिए जो वैक्सीन बनाए जाते हैं, या कोई भी वैक्सीन जो बनाया जाता है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं? सर, सबसे पहले कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है, पहले वैज्ञानिकों के द्वारा उस वैक्सीन को बनाया जाता है। फिर वह सर प्री क्लिनिकल स्टेज में जाती है। प्री क्लिनिकल स्टेज में सर वह विभिन्न चूहे, खरगोश, इन पर इनका ट्रायल चलता है। फिर यह ह्यूमन ट्रायल पर आती है। ह्यूमन ट्रायल में भी सर यह 3 स्टेजों में कार्य करती है। पहले स्टेज में छोटा सा सैंपल लिया जाता है, फिर सेकंड स्टेज में उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, फिर थर्ड स्टेज में एक बृहद अमाउंट में मतलब डाटा को एकत्रित किया जाता है और उससे रिजल्ट पता लगाए जाते हैं कि इसका वैक्सीन का प्रभाव कितना है। जब यह तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं, तब इसको WHO के द्वारा अप्रूव किया जाता है। अभी तो रसिया ने WHO से अप्रूव नहीं करवाई, वहां के खुद जो डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव कर दिया। तो आप ये बताएं कि राष्ट्रीय सरकार या जो स्वास्थ्य मंत्रालय उससे अप्रूव पहले करवाना पड़ता है या WHO से अप्रूव करवाना पड़ता है? नहीं सर, पहले राष्ट्रीय WHO सरकार से से ही। अप्रूव करवाने की जरूरत है या भी नहीं? सर, ये वैसे राष्ट्रीय मुद्दा है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नहीं मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपनी नहीं, सर, मैं ये मानने नहीं मानने की बात नहीं है, स्थिति क्या है ये आप बताइए मुझे। जी सर, स्थिति यह है कि पहले हमें राष्ट्रीय अपने नेशनल लेवल पे उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। जैसे इंडिया में DGCI है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, उससे अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर इसको WHO से अप्रूव कराना पड़ेगा, और फिर जब हम इस सबको अप्रूव करा लें तो फिर सर इसको हम पेटेंट भी करा सकते हैं। ओके, तो भारत की तरफ से कौन कौन सी कंपनी इस वैक्सीन बनाने में अभी लगी हुई है? सर, भारत की तरफ से 2 कंपनियां हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन बनाने पर, प्रोडक्शन पर कार्य कर रही है, कहाँ और की है उसमें उसकी सीरम? कीमत को, सर यह पुणे में है। अच्छा, हाँ, दूसरा? दूसरा सर BBIL कंपनी है, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। यह सर ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। इस टाइम पे बना ली है उसने वैक्सीन, और ट्रायल चल रहा है उसका, और यह हैदराबाद में है। अच्छा, रनवैक्सी ने भी कुछ किया है? सर, मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं है, सॉरी। ओके, अच्छा ये बताएं कि आप कि जो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, इस बीच में काफी इसमें उथल पुथल आया है, क्या उथल पुथल आया है? सर, इसमें यह उथल पुथल नवंबर से स्टार्ट हुआ है।
भारत ने सबसे पहले नवंबर 2019 में सबसे पहले अपना मैप जारी किया, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना क्षेत्र बताया। फिर भारत ने फरवरी 2019 में, मार्च 2019 में एक बीआरओ के द्वारा एक मार्ग का निर्माण किया गया है लिपुलेख से। तो सर उस मार्ग को भारत ने इसलिए निर्माण किया है क्योंकि भारत की मानसरोवर यात्रा सुगम रूप से संचालित हो सके, जबकि नेपाल का इसमें मत था कि वह आप हमारे क्षेत्र में इसको बना रहे हैं, यह गलत है। तो इस संबंध में नेपाल ने अगला कदम यह उठाया कि उन्होंने खुद का एक मैप जारी किया और उसमें इन तीनों क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया। तो सर यह मुझे लगता है कि जो ये मुद्दा है ये आपस में ये राजनीतिक रूप से काफी किस वक्त विवादित है, और इस संबंध में भारतीय गवर्नमेंट, किन देशों ने, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, अभी हाल फिलहाल में अपना जो मैप जारी किया है और इसका अनुच्छेद 370 के डी ऑपरेशनलाइज्ड होने से, ठीक है, मैं इसको एब्रोगेट तो नहीं कहूंगा, खत्म तो नहीं हुआ है, 370 का क्लॉज 1 तो अभी भी लागू है, ठीक है, तो डी ऑपरेशनलाइज होने से इसका क्या लेना देना है? सर मैं इसको थोड़ा विस्तृत बताना चाहूंगा, ब्रॉड में बताना चाहूंगा। सर अभी जब यह 370 को हटाने की गवर्नमेंट ने बात की इन मतलब पार्शियली, तो सर इसमें पाकिस्तान ने दो तीन जगह यह मुद्दा उठाया, जैसे कि ओआईसी में यह मुद्दा उठाया, ओआईसी में उठाने की कोशिश की, तो जिस संबंध में सऊदी अरब से उसका विवाद हुआ। दूसरा, पाकिस्तान ने सर अभी एक मैप जारी किया है जिसमें जूनागढ़ को अपने रीजन में बताने की उसने कोशिश की है, और उसने ये जो लद्दाख वाला रीजन है और यह पीओके से इधर जो इंडिया वाला रीजन आता है उसको भी खाली ब्लैंक सा छोड़ दिया है, और यह कहा गया है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है और ये हमारा आगे तक ये आगे तक हिस्सा है। नहीं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, 6 एरियाज आर देयर। तो किस किस पे दावा कर रहा है और किस पे दावा नहीं कर रहा है पाकिस्तान, ये थोड़ा स्पष्ट करें। सर इसमें वही है कि वह अक्साई चिन्ह पर दावा नहीं कर रहा है, और उसने उस क्षेत्र को ऐसे ही खुले से में छोड़ दिया। उसका मैप देखेंगे तो उसमें उसने ऐसे कोई लाइन स्पेशली नहीं बनाई है। अक्साई चिन्ह के ऊपर नहीं, लद्दाख के ऊपर भी जो है अब दावा छोड़ दिया है पाकिस्तान ने, जब किसी जमाने में वो उस क्षेत्र पे भी किया करता था। तो ये फर्क क्या दिख रहा था? सर मेनली फर्क तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया ने जब भारत सरकार ने इसको जब डिवाइड किया यूटीज में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो पाकिस्तान को यह लगता है कि यह रीजन जो जम्मू कश्मीर वाला है इसमें मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है और इसको ही हम अपना मानते हैं मेनली, क्योंकि यह इधर मैदानी क्षेत्र है, जबकि दुर्गम क्षेत्र जो लद्दाख है उसमें बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है और उसमें हिंदू लोगों की भी प्रधानता है। तो उस क्षेत्र को इतना पाकिस्तान का हमेशा इतना ज्यादा उसमें वो नहीं रहा है। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि मैं आपसे एक और प्रश्न का जवाब चाहूंगा कि जो सर क्रीक का मामला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहा है, ठीक है, मार्सी लैंड है, क्लियर। अच्छा, ये इस विवाद में, ठीक है, एक थालवार का जो इंटरनेशनल लॉ है ये क्या है, कि क्या कहता है, आखिर ये विवाद है क्यों? सर इंटरनेशनल यूएन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी है 1972 के तहत, 1982 के तहत। उसमें क्या है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें एक कुछ ऐसा स्पेशल रीजन बनाया जाता है जिसमें दोनों देशों के बीच में डिवाइड हो सके, जबकि यह जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है, यह समुद्री क्षेत्र में नहीं आता है। तो भारत का इसमें यह मत है कि अभी इसमें यूएन क्लॉज नहीं लगेगा। ओके, तो भारत की तरफ से एक राज्य और पाकिस्तान की एक तरफ से एक राज्य के बीच में ये विवाद है, बताइए कौन कौन से राज्य हैं? सर ये गुजरात और पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक है, तो मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया था इसके बारे में? सर मेरे को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके, थैंक यू। ओवर टू आनंद सर। धन्यवाद।